17 साल की आरू को अपने दादाजी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इधर मुंबई में एक अमीर दंपति को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो सरोगेसी के जरिए उनके बच्चे को जन्म दे सके। अपनी मजबूरी के कारण आरू ने उनके भ्रूण को अपनी कोख में पालने का कठिन फैसला लिया। आरू उस अमीर महिला से मिली। महिला ने आरू को भरोसे के तौर पर सोने का एक कड़ा दिया और वादा किया कि वह जल्द ही उसे अपने पति से मिलवाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से लौटते समय वह महिला एक ट्रक की चपेट में आकर गहरी खाई से लटक गई। खाई में गिरने से पहले उसने आरू से बस इतना कहा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसी रात बिचौलिए ने फोन करके कहा, भ्रूण गिरवा दो, अब इस बच्चे की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन आरू के कानों में उस मरती हुई माँ के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। आरू भी 2 साल की उम्र से अनाथ थी और अपने चाचा चाची के घर रहती थी। जब चाची को पता चला कि आरू गर्भवती है तो वह उसे जबरन अस्पताल ले गई। जैसे ही आरू गर्भपात की गोली लेने वाली थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे माँ कहकर पुकार रहा हो। आरू ने गोली नहीं ली। फिर चाची ने आरू की शादी गांव के एक बदमाश से तय कर दी। लेकिन अपने दादाजी की मदद से आरू वहाँ से भाग निकली और मुंबई पहुँच गई। 10 महीने बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक दिन मंदिर से लौटते समय कुछ बदमाशों ने आरू को घेर लिया। तभी वहाँ एक रईस शख्स मसीहा बनकर आया और उसे बचाया। उसी बीच आरू ने देखा कि उस आदमी के गले का चेन और अमीर औरत के कड़े एक गाँव देहात की लड़की आरू ने 9 महीने पेट में बच्चा पाला। लेकिन वह बच्चा उसका नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ किराए पर अपनी कोख दी थी। जब असली माँ की मौत हो गई तब आरू ने बच्चे के अमीर और नेक दिल पिता माधव को खोज निकाला। मगर वह चुप रही और सही वक्त का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि माधव बच्चे से लगाव रखने लगा है तो उसने धीरे धीरे इशारों में बातें करनी शुरू की। पर यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि माधव की बड़ी बहन को आरू की सच्चाई पता चल गई। दरअसल वह हमेशा से माधव की सारी संपत्ति हथियाना चाहती थी और माधव का कोई वारिस न होने के पीछे भी वही थी, क्योंकि वह अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाह रही थी। बच्चे की सच्चाई का पता चलते ही उसने गुंडों से मिलकर बच्चे को अगवा करवा लिया ताकि बच्चे के सहारे माधव को ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन आरू और माधव ने एक दूसरे का साथ देकर हालात पलट दिए और बच्चे को बचा लिया। घर लौटने पर बड़ी बहन ने आरू को अपशकुन कहकर निकालना चाहा, पर माधव ने इसका विरोध किया। फिर भी घर में हो रही अशांति को देखकर आरू ने खुद घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से पहले उसने माधव को बच्चे की सच्चाई बता दी, पर माधव को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने आरू पर पैसे के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया। फिर जब सबके फोन पर उनके बीच हुई बातचीत का एक वीडियो आया जिसमें आरू ने कहा, यह बच्चा आपका है और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी, तो उसे देखकर सब चौंक। एक वीडियो के जरिए आरू और उसके बच्चे की सच्चाई सबके सामने आ गई। ये वीडियो उस महिला ने अपलोड किया था जो पहले सरोगेसी का सौदा कराने वाली बिचौलियां थी। माधव ने उसे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानकर जेल भिजवा दिया था, इसलिए अब वह बदला लेने आई थी। उसने आरू और माधव की बातचीत रिकॉर्ड करके सबको भेज दी, जिससे हर किसी के मन में यह सवाल उठा कि क्या यह बच्चा वाकई माधव का है। शंका दूर करने के लिए आरू से कहा गया कि वह अपने बच्चे की कसम खाकर सच बताए। आरू ने बिना झिझके कहा, यह माधव का ही खून है। उसकी बात पर सबको यकीन हो गया, क्योंकि एक माँ कभी अपनी संतान की झूठी कसम नहीं खाती। यह देखकर माधव का दिल पसीज गया और आखिरकार उसने आरू को अपनाने का फैसला कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। मगर माधव की बड़ी बहन यह शादी हरगिज नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि माधव को कभी अपना वारिस न मिले, ताकि वह और उसका बेटा इस घर पर राज कर सके। उसने गुंडों के साथ मिलकर योजना बनाई कि धुएं का फायदा उठाकर दुल्हन को अगवा कर लिया जाए। उनकी योजना कामयाब तो हुई, लेकिन जिस दुल्हन को उठाया गया वह आरू नहीं थी। वह तो माधव की तीसरी भाभी की बहन थी, जो खुद अमीर माधव की पत्नी बनकर संपत्ति की मालकिन बनने का सपना देख रही थी और इसी लालच में उसने दुल्हन का भेष धरा था। अंततः परिस्थितियां ऐसी बनी कि माधव और आरू की शादी संपन्न हो गई। वायरल वीडियो के चलते माधव को मजबूरी में आरू से शादी करनी पड़ी, लेकिन उसके घर में आरू को कभी बहू का सम्मान नहीं मिला। उसे न तो सबके साथ बैठकर खाने की इजाजत थी और न ही रसोई में कदम रखने की। भूख लगने पर वह नौकरों के बचे खुचे खाने से अपना पेट भरती थी। यहाँ तक कि उसके पास जो कुछ भी था माधव ने वह सब भी जला दिया। आरू ने अपने बेटे के भविष्य के लिए यह सारा अपमान चुपचाप सहा। पर एक रात जब उसने बेटे के कमरे से धुएं का गुब्बार निकलते देखा और पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है, तो उसका दिल दहल गया। वह जान जोखिम में डालकर अंदर पहुंची और अपने बच्चे को बचाया। अगर वह वक्त पर न पहुंचती तो अनर्थ हो जाता। आरू समझ गई कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके बेटे को मारने की सोची समझी साजिश थी। अब उसने चुप रहने के बजाय अपने बेटे को उसका हक दिलाने की ठानी। जब उसने पुख्ता सबूत पेश किए तब माधव को यकीन हुआ कि वह बच्चा उसी का है। माधव ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। उसकी बड़ी बहन ने रिपोर्ट बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत से साजिश कामयाब होने से पहले ही असली रिपोर्ट सामने आ गई। सच्चाई जानने के बाद माधव ने आरू को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी साल भर पहले मृत घोषित की गई माधव की पहली पत्नी अचानक जिंदा लौट आई। उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर के हर सदस्य को पहचान रही थी, सिवाय आरू। उसे जिंदा देखकर हर कोई हैरान था। अजीब बात यह थी कि दामिनी आरू को पहचान नहीं पा रही थी। फिर एक रात जब दामिनी ने माधव के करीब जाने की कोशिश की तो माधव के मन में बार बार आरू की छवि उभर रही थी। उसने असहज होकर आराम करने का बहाना बनाया और दामिनी से दूरी बना ली। अगली सुबह जब दामिनी ने देखा कि माधव बड़े प्यार से आरू के बच्चे को गोद में लिए बैठा है, तो दामिनी का मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने जिद की कि वह भी एक बच्चे को गोद लेगी, लेकिन माधव ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका अपना खून उसके सामने था। दामिनी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में आरू के बच्चे को छीनकर ऊपर ले गई। माधव का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में दामिनी को थप्पड़ मारकर सच्चाई बता दिया कि यह बच्चा उसी का है। यह सुनते ही दामिनी सन्न रह गई। सच जानने के बाद उसने आरू को हमेशा के लिए घर से निकालने की योजना बनाई। उसने आरू को सोने, चांदी और पैसों से तौलना शुरू कर दिया ताकि उसे बेशुमार दौलत देकर बाहर का रास्ता दिखा सके। तभी माधव वहाँ पहुँच गया। यह मंजर देखकर उसने दामिनी को कहा, तुम जो आरू के साथ कर रही हो यह उसका सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान है। करोड़पति माधव दास की पहली पत्नी दामिनी ने शर्त रखी कि जितना वजन आरू का है उतना ही वजन सोने, चांदी और गहनों में मिलेगा, लेकिन बदले में उसे यह घर छोड़ना होगा। मगर दामिनी को नहीं पता था कि आरू सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि माधव की पत्नी है। जब माधव ने यह सच्चाई उसके सामने रखी कि आरू मेरी पत्नी है, तो दामिनी का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने चाकू उठा लिया और जैसे ही अपनी कलाई काटने वाली थी तभी आरू ने समय रहते उसे रोक लिया। तब आरू ने
सबके सामने सच कहा कि माधव ने समाज के दबाव में उससे शादी की थी और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। बात तो शांत हो गई, लेकिन दामिनी का अहंकार नहीं टूटा। उसी रात आरू ने माधव को फोन कर कहा कि अब उसका मकसद पूरा हो चुका है। उसने उनके और दामिनी के बच्चे को सही सलामत उन्हें सौंप दिया है, इसीलिए वह घर छोड़कर चली जा रही है ताकि दामिनी को उसके वजह से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। माधव ने देखा कि आरू घायल हालत में लौट आई है। दरअसल आरू ने स्टेशन पर सुना कि एक नकली डॉक्टर जो दामिनी के साथ आया था लोगों को धोखा देकर पैसे बना रहा है। आरू को शक हुआ कि शायद दामिनी जी असली नहीं है। जब उसने सच्चाई जाननी चाहिए तो उसके सिर पर हमला हुआ, इसलिए अब वह लौट आई क्योंकि उसे डर था कि यह महिला माधव और बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। सालों बाद घर लौटी माधव दास की पहली पत्नी दामिनी हाथ में चाकू लेकर माधव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी आरू ने आकर दामिनी के हाथ से चाकू फेंक दिया। आरू को लगा कि दामिनी माधव पर हमला करने वाली थी, जबकि असल में माधव ने ही सेब काटने के लिए चाकू मंगवाया था। उसी रात दामिनी ने जबरदस्ती माधव के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर आरू ने वहां आकर धक्के से उसे माधव से दूर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर दामिनी ने अपनी नाइटी पर आग लगा लिया ताकि माधव की नजरों में आरू दोषी बन जाए और उसे घर छोड़कर जाना पड़े। उसकी चाल कामयाब रही और माधव को लगा कि आरू ही दामिनी को चोट पहुंचाना चाह रही है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आरू ने हार नहीं मानी। उसे शक था कि जो डॉक्टर दामिनी को घर लाया था वह फर्जी है और यह औरत भी असली दामिनी नहीं है, लेकिन बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी आरू ने रसोइयों से सुना कि दामिनी जी को मशरूम से गंभीर एलर्जी है। सबूत जुटाने के लिए आरू ने चुपके से मशरूम का सूप बनाकर दामिनी को पिला दिया। सूप पीने के बाद भी दामिनी को कुछ नहीं हुआ, जिससे आरू का शक यकीन में बदल गया कि यह औरत कोई बहरूपियां है। लेकिन तभी दामिनी ने तुरंत कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब माधव ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि दामिनी गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी है। दरवाजा तोड़कर जब माधव ने देखा कि दामिनी नीचे गिरकर तड़प रही है तो वह बेचैन हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब दामिनी का महज एक नाटक है। दरअसल खुद को बचाने के लिए दामिनी ने जानबूझकर पहले अपने हाथ जलाए और फिर पूरे शरीर पर खरोचें बना ली थी ताकि उसे माधव की सहानुभूति मिले और आरू को दोषी ठहराकर घर से निकलवा सके। उसकी चाल एक बार फिर कामयाब रही। उसने न केवल माधव का भरोसा जीत लिया बल्कि आरू को घर से भी निकलवा दिया। लेकिन जाते जाते आरू ने भी अपना आखिरी दांव चला। उसने नकली दामिनी को मैसेज भेजा कि वह हार मान चुकी है और उसे अकेले में मिलना चाहती है। दामिनी उससे मिलने पहुंच गई। वहां आरू ने जब उससे उसका असली मकसद पूछा तो दामिनी भी सारी सच्चाई बताने लगी। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह असली दामिनी नहीं है और उसका एकमात्र मकसद माधव दास की जायदाद हड़पना है। आरू ने उसकी सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी, मगर जैसे ही वह माधव को यह वीडियो दिखाने गई तो वीडियो में दामिनी खुद को बेगुनाह दिखा रही थी। असल में दामिनी के गिरोह ने रास्ते में ही आरू का मोबाइल बदल दिया था। अब माधव को पूरा यकीन हो गया कि आरू ही असली गुनहगार है, जिसके बाद दामिनी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने फोन पर माधव से कहा कि आरू उसकी जान लेना चाहती है और फिर अपनी कार सीधे खाई के पास ले गई और खुद खाई से कूद गई। लेकिन नीचे उसका गिरोह जाल बिछाकर पहले से तैयार था। जिस दामिनी की पहचान करोड़ों की संपत्ति के मालिक माधव दास की पत्नी की थी, वह असल में एक ढोंगी और धोखेबाज औरत निकली। उसका नकली आत्महत्या का ड्रामा न केवल आरू को फंसाने के लिए था बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसका असली मकसद आरू को जेल भेजकर उसे उसके बच्चे से अलग करना और माधव को पूरी तरह बर्बाद करना था। इस हादसे ने माधव और आरू दोनों को ही तोड़कर रख दिया था। माधव ने जहां 2 बार अपनी पत्नी को खोने का दर्द झेला, वहीं आरू बेगुनाह होते हुए भी दुनिया की नजरों में गुनहगार बन गई। आरू ने अपने बेटे को गले लगाकर अपनी बेगुनाही की कसम खाई, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी बाहर से एक आवाज गूंजी। ये दामिनी की बहन थी जो अब तक सच से अनजान होने के कारण अपनी दीदी को पुकार रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वह स्तब्ध रह गई। इसी बीच पुलिस दामिनी की लाश लेकर वहां पहुंच गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा और शुरुआती गवाहों ने आरू को ही दोषी ठहराया। अंत में सबसे अहम गवाही माधव की थी। अपनी गवाही के आखिरी मोड़ पर माधव ने सबको चौंका दिया। उसने खुलासा किया कि दामिनी ने खुद उसे जान देने की धमकी दी थी। सबूत के तौर पर उसने दामिनी की मानसिक बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिससे यह साबित हो गया कि दामिनी ने आत्महत्या की थी। कोर्ट ने आरू को निर्दोष घोषित कर दिया। अगले दिन माधव दास ने सबके सामने ऐलान किया कि अब इस घर की असली बहू सिर्फ आरू है। माधव ने भले ही अदालत में आरू को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन उसके दिल में आरू के लिए नफरत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उसने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया जो स्वागत के लिए नहीं बल्कि आरू को सबके सामने अपमानित करने की एक सोची समझी साजिश थी। सबकी नजरों के सामने उसने आरू के चेहरे पर केक मारा और कहा, इसी ने मेरी पत्नी को मारा है। वह हर हाल में दामिनी की मौत का बदला लेना चाहता था। पार्टी के बाद माधव ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया, दामिनी की कातिल आराधना है। ऐसा लगा मानो वह इस नफरत और दर्द को हमेशा के लिए अपने शरीर पर उकेर लेना चाहता हो। उसने आरू को साफ कह दिया कि अब उसका काम सिर्फ उसके बच्चे की दाई बनकर रहना है, लेकिन शर्त यह थी कि वह अपने ही बेटे को छू तक नहीं सकती, उसे सिर्फ दूर से देख सकती थी। चूंकि बच्चा अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा था, इसलिए माधव ने उसे घर में तो रखा, लेकिन नौकरों और गार्डों को सख्त हिदायत दे दी कि आरू किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकले। एक दिन जब आरू नौकरानी के साथ फूलदान साफ कर रही थी, तभी बच्चा खेलते खेलते फर्श पर रखी फिनाइल की बोतल तक जा पहुंचा। उसने बोतल गिरा दी और उसका ढक्कन चबाने लगा। जैसे ही आरू ने बच्चे को गोद में उठाया, उसने पाया कि वहां से तेज केमिकल की दुर्गंध आ रही है। माधव के सारे आदेशों और पाबंदियों को भुलाकर उसने तुरंत बच्चे को अपने साथ लेकर अस्पताल जाने लगी। उस पल उसके लिए माधव का डर नहीं बल्कि उसके बच्चे की जान सबसे ऊपर थी। अमीर आदमी से शादी होने के बावजूद आरू हर रात फर्श पर सोती और हर दिन अपने पति माधव के कड़वे बोल सहती, फिर भी उसने कभी अपनी किस्मत की शिकायत नहीं की। वह निस्वार्थ भाव से अपना पत्नी धर्म निभाती रही। यहाँ तक कि अगर माधव को हल्का सा बुखार भी आता तो आरू बेचैन हो जाती। एक दिन कार में जाते समय आरू लगातार माधव को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दे रही थी। तंग आकर माधव ने गुस्से में उसके मुंह पर टेप चिपका दी ताकि वह चुप हो जाए। उसी पल कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अनजान आदिवासी कबीले के बीच पाया। आरू का मुंह टेप से बंधा था, इसलिए कबीले वालों ने माधव को एक अत्याचारी समझकर पेड़ से लटका दिया और उसे सजा देने लगा। तभी आरू को
को होश आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे पति हैं। कबीले के मुखिया ने शर्त रखी, अगर यह तुम्हारा पति है तो इसे तुम्हारी पसंद नापसंद का पता होना चाहिए। क्या यह तुम्हें सच में जानता भी है? तब माधव ने जवाब दिया, आरू को नीला रंग पसंद है, शहद खाना अच्छा लगता है और जब वह दुखी होती है तो किसी को बताए बिना अकेले में रोती है। ऐसा सुनकर आरू हैरान रह गई, क्योंकि इतने अपमान और तानों के पीछे माधव उसको कितनी गहराई से जानता है। कबीले वालों ने उन्हें न केवल आजाद किया बल्कि सम्मान के साथ फिर से विवाह करने का अवसर भी दिया। पहली बार आरू ने माधव का हाथ एक अधिकार और भरोसे के साथ पकड़ा था। आरू ने आज पहली बार अपने पति माधव का हाथ पूरे अधिकार से पकड़ा था और साथ ही भारी बारिश के कारण आज रात उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इधर देविका को नकली डॉक्टर ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सच छुपाने के बदले 20 लाख रुपए मांगे थे। जब वह पैसे लेने आया तो देविका ने अपनी पोल खुलने के डर से उसे जान से मार दिया। हत्या के बाद देविका और उसके साथी के बीच बहस हुई। यहाँ यह पता चला कि देविका ही दामिनी का मुखौटा पहनकर घर में आई थी ताकि वह माधव के करीब जा सके और आराधना को जेल भिजवा सके। उधर रात के समय झोपड़ी में चूहे घुस जाने से आरू डर के मारे चीख पड़ी। हालांकि चूहे को देखकर माधव का हालत भी खराब हो गया, क्योंकि उसे भी चूहे से डर लगता था। और इधर देविका और उसके साथी लाश को घर वालों की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। देविका ने डरते झकते उस लाश को स्टोर रूम में छिपा दिया और सुबह होते ही उसे घर से बाहर निकालने की योजना बनाई। अगली सुबह जब मनिका कमरे से निकली तो देविका स्टोर रूम के बाहर संदिग्ध हालत में मिली, जहाँ देविका ने योगा मैट ढूंढने का बहाना बनाया। वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही माधव और आराधना घर चले आए। उन्हें सही सलामत देखकर घर वाले खुश हुए। साथ ही घर में आज माधव की भतीजी काया का जन्मदिन था, इसलिए आराधना ने प्यार से काया के लिए उसकी पसंदीदा मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनाने की जिम्मेदारी ली। इस दौरान मनिका ने आराधना से अच्छी अच्छी बातें की ताकि वे उसका भरोसा जीत पाए। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।